नमस्कार। चलिए आज भारत के 75 सालों से भी ज्यादा के सफर को समझते हैं। ये कहानी है कि कैसे एक नया संघर्ष कर रहा देश आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है। आइए इस कमाल की यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन 75 से ज्यादा सालों में भारत ने देखा क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक ऐसे दौर में ले जाता है जो चुनौतियों, कामयाबियों और लगातार बदलावों से भरा हुआ था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले दौर से, 1948 से 1964 तक। ये वो वक्त था जब आज़ाद भारत सचमुच अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जद्दोजहद कर रहा था और अपनी नींव डाल रहा था। जरा सोचिए, आज़ादी मिली ही थी कि भारत एक साथ कई मुश्किलों से घिर गया। देश का बंटवारा हो चुका था, लाखों शरणार्थी बेघर हो गए थे और 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में शामिल करना एक जबरदस्त चुनौती थी। और इसी सब के बीच 1948 में महात्मा गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये था कि इन मुश्किलों से निपटा कैसे जाए। देखिए, उस वक्त की सरकार ने देश की बुनियाद रखने का काम किया। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया। उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुईं और आईआईटी, एम्स जैसे बड़े संस्थान बनाए गए। और दुनिया के मंच पर भारत ने किसी भी गुट में ना जाने का फैसला किया, जिसे हम गुटनिरपेक्षता कहते हैं। अच्छा, ये तो थी शुरुआत की बात। अब कहानी आगे बढ़ती है एक ऐसे दौर में जो वाकई एक अग्नि परीक्षा जैसा था। ये वो वक्त था जब युद्ध, अंदरूनी उथल-पुथल और हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ। उस दौर की नब्ज को पकड़ना हो तो लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा सब कुछ कह देता है। उस समय देश एक तरफ युद्ध का खतरा झेल रहा था तो दूसरी तरफ अकाल का, और ये नारा हमारे सैनिक और किसान दोनों की अहमियत को दिखाता था। अब आता है इंदिरा गांधी का दौर, और उनकी विरासत कह सकते हैं एक दो-धारी तलवार जैसी थी। एक तरफ तो 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक जीत, हरित क्रांति से देश को खाने में आत्मनिर्भर बनाना और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े काम हुए। लेकिन दूसरी तरफ 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई, जिसने लोगों के अधिकार छीन लिए और लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। और इमरजेंसी के बाद जो हुआ वो थी राजनीतिक उथल-पुथल। देश ने पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार देखी जो ज्यादा टिक नहीं पाई। पंजाब में हालात बिगड़े, जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और आखिरकार 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। ये वो दौर था जिसने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ देश बर्बादी की कगार पर खड़ा था, लेकिन यहीं से एक ऐसी शुरुआत हुई जिसने भारत की पूरी कहानी ही पलट दी। इंदिरा गांधी के बाद जब राजीव गांधी आए तो उनका फोकस था आधुनिकीकरण पर। उनके दौर में कंप्यूटर और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स पर बहुत जोर दिया गया, जिसकी नींव आगे जाकर बहुत काम आई। लेकिन ये सारी तैयारी भी नाकाफी साबित हुई। 1991 आते आते हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे। भारत एक जबरदस्त आर्थिक संकट में था। हमारे पास विदेशी मुद्रा लगभग खत्म हो चुकी थी। अब कुछ बड़ा करने की जरूरत थी। और इस संकट का जवाब मिला एलपीजी रिफॉर्म्स में, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक साहसी कदम था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया और प्राइवेट कंपनीज को आगे बढ़ने का मौका दिया। और 1991 के उन सुधारों का असर जबरदस्त था। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दे दी, जिसने आने वाले कई दशकों का रास्ता तय कर दिया। ये सिर्फ पैसों का बदलाव नहीं था, इसने एक पूरी पीढ़ी के लिए मौकों के दरवाजे खोल दिए। अब इस नई आर्थिक माहौल के बीच देश ने अटल बिहारी वाजपेयी का दौर देखा, और इस दौर में भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुए, 1999 में हमने कारगिल युद्ध जीता और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी बड़ी परियोजना शुरू हुई। और इसी के साथ हम आ पहुंचते हैं 21वीं सदी के भारत में। ये वो भारत है जो तेजी से बढ़ रहा है, नई चुनौतियों का सामना कर रहा है और दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। 2004 से 2014 का जो दशक था, उसमें एक तरफ तो आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार और मनरेगा जैसे अच्छे कानून भी आए। लेकिन इसी दौर के आखिर में सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े इल्जाम भी लगे।
फिर 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आई और कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि मेक इन इंडिया, जिसने मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया, डिजिटल इंडिया से इंटरनेट की पहुंच बढ़ी, जीएसटी ने पूरे देश के लिए एक टैक्स सिस्टम बनाया और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 70 को भी हटाया गया। और आज का भारत कहाँ खड़ा है, इसकी सबसे ताज़ा मिसाल है चंद्रयान 3। चांद पर हमारी ये लैंडिंग सिर्फ एक वैज्ञानिक कामयाबी नहीं, बल्कि ये भारत की तकनीकी ताकत और ऊंची सोच का प्रतीक है। और सिर्फ तकनीक ही नहीं, दुनिया के मंच पर भी भारत की भूमिका बड़ी हो रही है। 2023 में G20 समिट की मेजबानी ने ये साफ कर दिया कि भारत अब दुनिया का एक अहम खिलाड़ी है जिसकी बात सब सुनते हैं। तो अगर इस पूरे सफर को देखें तो ये कहानी है गरीबी से तकनीक तक पहुंचने की, संघर्ष से आत्मनिर्भर बनने की और एक गुलाम देश से एक ग्लोबल पावर बनने की। सच में ये कमाल का सफर रहा है। और यहीं पर आकर ये सवाल उठता है कि इस शानदार सफर का अगला पड़ाव क्या होगा? भारत की कहानी का अगला चैप्टर कैसा लिखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।